नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टूटता हौसला, घटता साहस, धन की कमी, बढ़ता कर्ज, हर पल संकट। कहीं आपकी कुंडली में 7 अशुभ योग तो नहीं? 7 अशुभ योग प्रलय ला सकते हैं। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं। अगर शुभ योगों की संख्या अधिक है तो साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी धनी, सुखी और भाग्यशाली बनता है। लेकिन अगर कुंडली में अशुभ योग हैं तो व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी हमेशा परेशानी और संकट में घिरा रहता है। कुंडली में शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दुर्योगों का निर्माण होता है और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन 7 योग के बारे में बताएंगे जो आपको कंगाल और बर्बाद कर सकते हैं। कौन से हैं वो योग और क्या है इन अशुभ योग से बचने के उपाय, ये जानने के लिए आप देखते रहिए कालचक्र, बने रहे हमारे साथ। और इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें लाइव फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 012066524111। चलिए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं सबसे पहले अशुभ योग की, जो अगर आपकी कुंडली में है तो समझिए आप जीवन भर पैसों के मोहताज हो जाएंगे। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है इसके बुरे प्रभाव आपके जीवन पर और क्या है इन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, पहला अशुभ योग, इसके बारे में बताइए। देखिए, जन्म कुंडली में बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कुल 1000 योगों का वर्णन है, जिसमें शुभ अशुभ दोनों प्रकार के योग हैं। शुभ योग अपना शुभ परिणाम देते हैं, अशुभ योग अपना अशुभ परिणाम देते हैं। आज मैं सबसे पहले अशुभ योग की चर्चा करने जा रहा हूं, वो है केमद्रुम योग। इस योग का निर्माण चंद्रमा के कारण होता है। कुंडली में जब चंद्रमा से आगे और पीछे, जहां चंद्रमा स्थित है, आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा लिखा हुआ है, उसके आगे वाले घर में, पीछे वाले घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो ये केमद्रुम योग बनता है। और चंद्रमा के आगे और पीछे के भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो ये योग अपने आप निर्माण हो जाता है। जिस कुंडली में यह योग होता है वो आदमी जीवन भर धन की कमी से जूझता रहता है। उसके जीवन में हर पल संकट आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने साहस और हौसले से उनका सामना करता रहता है। देखिए, अब कुछ लोग केमद्रुम योग पढ़ तो लेते हैं ज्योतिष में और लोगों को बता करके भयभीत भी कर देते हैं। अरे, आपकी कुंडली में तो केमद्रुम योग है, जीवन भर भिक्षा मांग करके आपको भोजन करना पड़ेगा, आपके जीवन में सुख संपदा नहीं रहेगी। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप बुरा कहना जानते हैं तो आपको अच्छा कहना भी सीखना चाहिए। केमद्रुम योग भंग भी होता है, केमद्रुम योग भंग भी होता है और कल्पद्रुम योग भी होता है। जब कुंडली में केमद्रुम योग भंग होता है या कल्पद्रुम योग होता है तो केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव 1% नहीं पड़ता है। अब केमद्रुम योग भंग कैसे होता है? जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहां से गिनिए, चंद्रमा को 1 गिनिए और उसके आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनिए। तो चौथे, 7वें या 10वें स्थान में अगर कोई ग्रह है राहु केतु के अलावा तो आप मान के चलिए कि आपका केमद्रुम योग भंग हो गया, आपका केमद्रुम योग भंग हो गया। अब आपके ऊपर केमद्रुम योग का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये कल्पद्रुम योग बन जाएगा। और जब कल्पद्रुम योग बन जाएगा तो आपकी सभी मनोवांछा पूरी होगी, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और केमद्रुम ने जो दरिद्रता देना था अब उसके दरिद्रता का
परिमार्जन हो जाएगा। वो आपको अब दरिद्र योग में नहीं ले जा सकता, उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है। तो इसलिए किमद्रुम योग बताने के पहले आदमी को सोच लेना चाहिए कि कहीं किमद्रुम योग भंग तो नहीं हो रहा है। किसी को आप अशुभ योग बता करके और डरा दीजिए और उसके मन में एक निगेटिविटी बैठ जाए, एक अपने जीवन को लेकर के नकारात्मक सोच बैठ जाए, तो ये बहुत बुरा परिणाम है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालये जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। आदमी अगर गलत बात पर भी विश्वास कर ले, गलत चीज को भी अपने मन में बसा ले, तो वो घटना घटित हो ही जाती है। इसलिए आदमी को अपने जीवन को लेकर के कभी नकारात्मक ताना बाना नहीं बुनना चाहिए और अपने जीवन को लेकर या अपने सगे संबंधियों को लेकर या अपने परिजन मित्रजनों को लेकर के यदि मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उस नकारात्मक विचार को तुरंत हटा करके और 10 प्रकार के सकारात्मक विचार लाने चाहिए। जबरदस्ती सकारात्मक विचारों का आवाहन करना चाहिए। ये है जीवन जीने का तरीका। और यदि बार बार आपको अपने या अपने परिजनों के प्रति मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं और आप उसके बदले में सकारात्मक विचार जो है आवाहित नहीं कर रहे हैं, तो आप मानिए कि आज नहीं तो कल आप उन बुरे दिनों के शिकार हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है, ये प्रकृति ऐसी है कि जब भी कोई चीज आपके मन में बार बार चलती है, जब भी कोई एक चीज आपके मन में बार बार रिपीट होती है, तो वो सीधे अंतरिक्ष को, यूनिवर्स को मैसेज हो जाती है और यूनिवर्स में जाकर के वो एक रूप धारण कर लेता है और वो रूप आपके सामने सुख या दुख के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। समय लगता है, लेकिन ऐसा होता है। तो इसलिए क्यों ना हम अपने जीवन को लेकर अच्छा सोचें, क्यों ना हम अपने जीवन को लेकर बढ़िया सोचें, क्यों हम अपने जीवन को लेकर खराब सोचें। करना तो विधाता को है, लेकिन हम अपनी सोच में दरिद्रता क्यों करें, हम अपने जीवन को लेकर के अंडर एस्टिमेट क्यों हों। तो इसलिए कम से कम काल चक्र के दर्शकों को सोचना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई बता भी रहा है खराब योग है, तो आपको ये सोचना चाहिए, अरे मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, सारे खराब योग अच्छे हो जाएंगे, मेरा कुछ बुरा नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अगर ये ठसक आपके मन में है तो आप विश्वास करिए, बुरा से बुरा योग भी न्यूनतम फल दे करके निकल जाएगा। ऐसे लोगों को गणेश महालक्ष्मी की नित्य पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार को लाल गुलाब के फूल से माँ लक्ष्मी का श्रृंगार करना चाहिए। लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे दूध दही का दान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन तब जब किमद्रुम योग हो और किमद्रुम योग भंग न होता हो और कल्पद्रुम योग न बनता हो, तब इन चीज़ों का दान और इन चीज़ों का परिमार्जन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि की बात करते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज और रिश्ते जानते हैं। देखिए, आपके व्यय भाव में राहु है, खर्च में बढ़ोतरी होगी और बेवजह की धन हानि होगी। देखिए, आपके दसम भाव में मंगल के साथ शुक्र बैठा हुआ है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन ये मंगल आपके लग्न पर पूरी दृष्टि डाल रहा है, इसलिए व्यर्थ का गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर कमांड करना चाहिए। अगर गुस्सा आए तो आपको टहलना चाहिए, मन मन ही सीताराम सीताराम कहना चाहिए। गुस्सा भगाने का सबसे सरल तरीका है, जब भी किसी को गुस्सा आए और आप कटुवचन बोलना चाहते हो, तो उस समय आप अगर पुरुष हैं तो अपने दोनों जेब में हाथ डाल करके पैंट के और सीताराम सीताराम कहते हुए नाक की तरफ देखने की कोशिश करें। और यदि आप महिला हैं तो आपको अपना दोनों हाथ पीछे की तरफ करके और सीताराम सीताराम कहते हुए
जमीन की तरफ देखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे तुरंत गुस्से पर कंट्रोल होता है। और जानते हैं, क्रोध जो है ये सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। क्रोध सबसे ज़्यादा हम ही को नुकसान पहुंचाती है, मतलब अपने आप को ही नुकसान पहुंचाती है। किसी के साथ कोई गलत कमिटमेंट ना करें। हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए जल्दी से जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल कैसा रहेगा। वृषभ राशि से भाग्य स्थान में मंगल और शुक्र की स्थिति है और आजीविका के भाव में शनि बुध सूर्य की स्थिति है। ऑफिस में दिन भर आज आप व्यस्तता में बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन योग प्राणायाम करते रहें। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो स्कूली बच्चों से शिक्षा से जुड़ा सामान जरूरतमंद बच्चों में बांट सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं दूसरे अशुभ योग की, जो आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, परेशानियों में डाल सकता है। वो कौन सा है अशुभ योग और इसके क्या हैं बुरे प्रभाव और बचने के उपाय, जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, दूसरा अशुभ योग है ग्रहण योग। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हों तो यह ग्रहण योग बनता है। इन ग्रह स्थिति में अगर सूर्य भी जुड़ जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है, क्योंकि ये योग तभी बनता है जब अमावस्या की तिथि होगी। सूर्य चंद्रमा राहु या केतु का योग तभी बनेगा जब अमावस्या तिथि होगी। अगर अमावस्या तिथि नहीं होगी, ग्रहण का समय नहीं होगा, तो ये योग नहीं बनेगा। ठीक है, तो ग्रहण काल में ही ये योग बनता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं रहता है। जो इस समय में जन्म लेगा उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति अपना प्रोफेशन, अपना काम, अपने आजीविका का माध्यम बार बार बदलता रहता है। बार बार नौकरी और शहर बदलता रहता है। कई बार देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर भी परेशान ही रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु या चंद्रमा के साथ राहु है तो निश्चित रूप से आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए अगर कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो आप दो राहे पर खड़े हो जाएंगे। आपको पसीना आ जाएगा और आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दूसरों को राय तो आप बहुत अच्छी दे देंगे, लेकिन जब अपने लिए डिसीजन करना होगा तो आपको पसीना आ जाएगा। और सूर्य अगर राहु के साथ है तो आपके पिता को आपके जन्म के बाद से ही संघर्षों से दो चार होना पड़ेगा। और जब भी कभी राहु में सूर्य का अंतर या सूर्य में राहु का अंतर आएगा तो आपके पिता को गंभीर बीमारी होगी। ऐसे समय में प्रायः देखा गया है कि पिता के जीवन को नुकसान पहुंचता है और पिता को हार्ट जैसी बीमारियों का सामना, हृदय रोग जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये योग बिल्कुल ग्रहण योग अशुभ योग है। ग्रहण योग का प्रभाव कम करने के लिए नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, हो सके तो 324 बार बोलना चाहिए। चंद्रमा की आराधना करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर सूर्य राहु के साथ है और आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं लेकिन एग्जामिनेशन पीरियड में आप बीमार हो जाते हैं या इंटरव्यू के समय आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तब तो आपको सूर्य के वैदिक मंत्रों का 10 माला जप अनवरत करना चाहिए। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च
हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है, आप सामने वाले का डट के जवाब नहीं दे पाते हैं, आपको विषय आता है फिर भी आप बोल नहीं पाते हैं, तो आपको सूर्य का यह वैदिक मंत्र शक्ति प्रदान करेगा और 31 दिनों के बाद आप ऊर्जावान हो जाएंगे। केवल सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य देकर इस मंत्र का पूरब दिशा में मुंह करके घी का दिया जलाकर 10 माला जप आप करना शुरू करिए। इसका परिणाम आपको 31 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये मंत्र आपको पाना है तो गूगल पर लिखिएगा सूर्य का वैदिक मंत्र। अपने मोबाइल में जाइएगा, गूगल पे लिखिएगा सूर्य का वैदिक मंत्र। सूर्य का एक ही वैदिक मंत्र है दुनिया में और कोई दो नहीं है, यही मंत्र आएगा और इस मंत्र को आप याद कर लीजिए और इस मंत्र को करते रहिए। कभी भी आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा। जो लोग बात करते समय हकलाने लगते हैं ना, उनके लिए भी यह मंत्र रामबाण की तरह फायदा करने वाला है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए पूर्णिमा की रात कुछ देर अपने छत पर बैठ करके और चंद्रमा को देखना चाहिए। चंद्रमा को देखने से आपके मन की निगेटिविटी कम होगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके चेहरे पर प्रकाश बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जरा मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव में सूर्य, बुध और शनि की स्थिति है और आपके आमदनी के स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। धन लाभ का योग बना हुआ है और सेविंग्स बचत भी कर पाएंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, निश्चिंत रहिए और परिवार में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन हाँ, एक बात इतना जरूर समझ में मेरे आ रहा है कि छठे भाव का स्वामी मंगल जो 8वें भाव में चला गया है शुक्र के साथ, ये पेट से संबंधित कुछ समस्या आपको दे सकता है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। बाहर के खान पान से अगर बचने की कोशिश करें तो ये उचित होगा। उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले जातकों का पूरा दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय सिंह राशि में आपके द्वितीय भाव में स्थित है और आपके व्यय भाव का स्वामी बुध इस समय आपकी अष्टम भाव में स्थित है। तो ऐसे में कोर्ट कचहरी, दवाइयों पर पैसा खर्च हो सकता है, जिसे नाजायज खर्च ही माना जाएगा। अगर कार्यस्थल पर कोई भूलवश आपसे गलती हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, उसका कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। और हाँ, वैवाहिक जीवन में भी मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन को पारदर्शी रखें। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं और प्रॉपर्टी का लेन देन अगर करना हो तो भाई बहुत सतर्क रहें। बिना किसी एक्सपर्ट की राय के कोई प्रॉपर्टी का लेन देन आप कतई ना करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। बिहार से मुस्कान समस्तीपुर से मौजूद हैं, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न यही है कि आप जो मुझे बताए थे, जो मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में जाती हूँ तो डर जाती हूँ, तो आप मुझे मंत्र बताए थे सूर्य को अर्घ दो और बोलो ओम घृणी सूर्याय नमः। वो मंत्र मैं 40 दिन की थी पंडित जी, उससे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मैं फर्स्ट की हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसे गुरु मिले हैं। मेरे पूरे परिवार आपको कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और पंडित जी, मेरा वॉलपेपर पे, मेरा फोन के वॉलपेपर भी आप ही का फोटो लगा हुआ है। हम लोग पहले आप ही को देखते हैं, इसके बाद ही कुछ करते हैं। हम लोग बहुत खुश नसीब है जो आप मेरे गुरु हैं।
और पंडित जी दूसरा प्रश्न यही है कि मेरी मम्मी श्री सुत्तम का पाठ करती है। श्री सुत्तम का पाठ करते हुए 16 मंत्र में कहीं कहीं और लक्ष्मी लिखा हुआ है, तो हम मम्मी डर जाती है जो कहीं सही हो या गलत हो। मैं आप जो बोलते हैं वो यूट्यूब पे निकालती हूँ तो कहीं सही रहता है कहीं गलत रहता है, तो कैसे उसको ऐसा है ठीक से बेटा, उसमें जो 8वां मंत्र है ना, अलक्ष्मी ही लिखा हुआ है। लक्ष्मी की बड़ी बहन जो है ज्येष्ठा लक्ष्मी, वो दरिद्री हैं, उन्हीं को अलक्ष्मी लिखा हुआ है। अलक्ष्मी नाशयाम्य हम, अलक्ष्मी का नाश हो माने दरिद्री। दरिद्री समझ रहे हो ना। लक्ष्मी की एक बड़ी बहन जो है उनका नाम है दरिद्री और उन्हीं को अलक्ष्मी कहते हैं। तो वो सही लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में कोई डरने की बात नहीं है। उस तीसरे अशुभ योग की जो आपको हर फील्ड में फिसड्डी बना सकता है, कर्ज में डुबा सकता है और कंगाल भी बना सकता है, कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है इसके बुरे प्रभाव और कैसे आप बचेंगे, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। तीसरा अशुभ योग है चांडाल योग। कुंडली में किसी भी भाव में माने 12 स्थानों में किसी स्थान में अगर बृहस्पति के साथ गुरु है, राहु है, तो इसको कहते हैं गुरु चांडाल योग। ये चांडाल योग का निर्माण करता है, इसको गुरु चांडाल योग भी कहते हैं। अगर ये शरीर भाव में हो जाएगा तो बीमार करेगा, धन भाव में हो जाएगा तो निर्धन करेगा, भातृभाव तीसरे स्थान में हो जाएगा तो भाई बहनों के सुख को खत्म करेगा, दुश्मन बढ़ाएगा, पूंजी फंसाएगा। सुख स्थान में हो गया तो माँ हर समय ज्वाइंट पेन की पेशेंट रहेगी। संतान भाव में हो गया तो बच्चों को लेकर के मोटे मोटे आंसू रोना पड़ेगा। और अगर रोग स्थान में हो गया तो लीवर से संबंधित बीमारी हो जाएगी। 7वें स्थान में हो गया तो विवाह में देर नहीं अंधेर होगी। 8वें भाव में हो गया तो घर में प्रेत दोष पितर दोष लग जाएंगे। 9वें भाव में हो गया तो धर्म के प्रति आस्था नहीं रहेगी, अधर्म और नास्तिकता की तरफ रुझान हो जाएगा। 10वें भाव में हो गया तो आजीविका में हर समय संकट की स्थिति बनी रहेगी। 11वें भाव में हो गया तो आप जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, उसमें आप बर्बाद हो जाएंगे। 12वें भाव में अगर हो गया तो आपका पैसा सतमार्ग दुर्मार्ग और कुमार्ग दोनों पर व्यय होगा। तो इस योग का सबसे ज़्यादा असर शिक्षा और धन पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चांडाल योग होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में असफल होता है और कर्ज में डूबा रहता है। चांडाल योग का प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। चांडाल योग के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गुरुवार को पीली दाल का दान ज़रूरतमंद को करना चाहिए, लेकिन इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत छोटा सा उपाय है। इसके लिए सही उपाय जो शास्त्र कहता है वो ये है कि 2 ग्राम की सोने की शिव जी का लॉकेट खरीदना चाहिए जिसमें शिव जी का चित्र बना हो, और उसको पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके और किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला करके रुद्र सूक्त से जैसे शिव जी की पूजा होती है वैसे ही उस सोने के लॉकेट की पूजा होनी चाहिए और विधिवत पूजा होनी चाहिए। पूजा के बाद जब पूजा समाप्त हो जाए, आरती हो जाए, तब वो थाली लॉकेट सहित उठा करके पूजा कराने वाले ब्राह्मण को इस मनोकामना से दान करना चाहिए कि मैं अपने गुरु चांडाल योग की शांति के लिए ये स्वर्ण प्रतिमा दान करता हूँ, और आप दान उनके हाथ में पकड़ा दीजिए। आप विश्वास करिए दूसरे दिन से ही आपको राहत मिल जाएगी। वैसे मैं तो छोटे उपाय भी बताता हूँ, लेकिन जैसा रोग है वैसा उपाय। रोग कठिन है इसलिए उपाय भी बड़ा करना पड़ेगा। मीठी पीली मिठाई का भोग गणेश जी को लगा दीजिए। पीड़ित व्यक्ति खुद गुरुवार का व्रत रखे, एक समय भोजन करे, व्रत खोलते समय बेसन से बनी कोई चीज़ खाए, तो ये सब चीज़ें कुछ फ़ायदा कर सकती हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि 2 ग्राम शिव जी का सोने का लॉकेट बनवाकर पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके रुद्र सूक्त से पूजा करके बृहस्पतिवार के दिन उसका जो दान करेंगे उसका तो 100% फल होता है, वो निश्चित। लेकिन ये उपाय आपको हर साल 2 साल के बाद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ प्रभाव एक दिन में नष्ट नहीं होता है। ये उपाय कम से कम आपको जीवन में 2-4 बार करना चाहिए, तब जाकर के आपका जीवन व्यवस्थित होता है। इसमें
गुरु चांडाल योग में स्वर्णदान, अन्नदान, भूमिदान, तीनों दानों का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। इसलिए स्वर्ण दान ही कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब भूमिदान होना तो इस कलिकाल में बड़ा मुश्किल है, अन्नदान आप कर ही सकते हैं, तो अन्नदान और स्वर्ण दान कर लें, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा जानते हैं। देखिए, वैसे तो आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी बुध अपने भाव से छठे भाव में है। अगर आज आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे, चाहे शेयर में पैसा लगाना हो, चाहे कमोडिटी में पैसा लगाना हो, चाहे सट्टे में पैसा लगाना हो, अगर जल्दबाजी में कोई भी पैसे से रिलेटेड आपने डिसीजन लिया तो पक्का है कि आज आप फंसोगे, आज आपकी धनहानि होगी। हाँ, लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की मिलेगी, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो घुटनों के दर्द की समस्या हो सकती है। व्यर्थ के विवाद से आपको बचना चाहिए। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन? आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत जानते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि कन्या राशि में तो केतु बैठा हुआ है, लेकिन ठीक है, आपके पंचम भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति है। शुक्र आपके धन भाव का स्वामी है। नवमम पंचमम चैव विशेषम धनमुच्यते। तो कहने का मतलब यह है, ज्योतिष के सिद्धांत का पालन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका पेमेंट कहीं रुका हुआ है, चाहे वो विदेश में और चाहे वो देश में, वो पेमेंट आपका रिलीज हो जाएगा, वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। नई नौकरी के लिए अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको कॉल आ सकती है, और बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। लेकिन बाहरी खान पान आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। गुस्सा न करें, किसी पर बेवजह न चिल्लाएं, गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस चौथे अशुभ योग की जो बहुत से लोगों की कुंडली में होता है और इसका असर सबसे ज्यादा शादी और वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है इसके बुरे प्रभाव और क्या है बचने के उपाय जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, ये है मांगलिक योग, जिसको मांगलिक योग कहते हैं, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गलत भ्रांतियां हैं। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत, इदम लग्नेन्दुभ्याम विचार्यम। ऐसा हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। मतलब जन्म कुंडली के लग्न में चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। इसी तरह से चंद्रमा के 7 या चंद्रमा से चौथे या चंद्रमा से 7वें या चंद्रमा से 8वें या चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल हो तब भी मांगलिक दोष बनता है। इदम लग्नेन्दुभ्याम विचार्यम। लेकिन कुछ श्रीमान लोग ये बोलते हैं लोगों से आंशिक मांगलिक दोष है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये आंशिक मांगलिक दोष क्या होता है? या आपके पिताजी के घर से कोई शास्त्र बना है क्या कि जिसमें आंशिक मांगलिक दोष लिखा हुआ है? ये क्या है आंशिक मांगलिक दोष? और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी भर दिया गया है कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, उसका कोई असर ही नहीं होता है। लिखा है किसी शास्त्र में? किसी भी प्रकार के ज्योतिष के किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 28 साल या 30 साल में मंगली दोष समाप्त हो जाता है? नहीं लिखा है। तीसरी बात, मंगली योग का परिहार है। मंगल नीच राशि कर्क राशि में इन्हीं भावों में होगा तो मंगली दोष नहीं होगा। मंगल अस्त होगा तो ये योग नहीं होगा। मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी तब ये योग नहीं होगा।
राहु केंद्रवर्ती होगा तब ये योग नहीं होगा। तो कहने का मतलब बहुत से ऐसे योग हैं जो इस योग को खत्म करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, कम अध्ययन करके, जो लोगों का मांगलिक दोष परिहार हो रहा है उनको भी मांगलिक बता देना, इससे लोगों का विवाह रुक जाता है। 4-4 साल 5-5 साल मांगलिक दोष के कारण लोग भटक रहे हैं। सही निराकरण इसका होना चाहिए कि मांगलिक है भी कि नहीं है। जो चीज देखने में लग रहा है वो अंदर से भी है कि केवल बाहर से ही है। इसलिए बिना इसके हर प्रकार के गुण दोष का जांच किए हुए ये दोष प्रमाणित नहीं करना चाहिए। मांगलिक दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पीपल और बरगद के पेड़ में नियमित जल चढ़ाना चाहिए। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन करना चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वती, ये मंगल का वैदिक मंत्र है। इसका 50,000 मंत्र 12 ब्राह्मणों द्वारा मंगलवार को एक दिन में अगर करा लिया जाए, हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन करा लिया जाए तो मंगल के अशुभ प्रभाव नष्ट होते हैं। तो मांगलिक दोष का परिहार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इन उपायों को लेकिन पहले ये गारंटी हो जाए कि आप मांगलिक हैं भी कि नहीं। जो देखने में लग रहा है उसके अंदर कोई सच्चाई है या फिर उसका कोई परिहार है। लोगों को मंगली योग तो पता है लेकिन परिहार नहीं पता है। ये मैं देखता हूं ना, आए दिन लोग मिलते हैं और कहते हैं कुंडली में परिहार मौजूद है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात तुला राशि की करते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, किसी प्रॉपर्टी डील से धन लाभ होगा। ऑफिस के काम किसी दूसरे पर ना थोपें। नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। नियमित पानी पिएं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी नई योजना में निवेश न करें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस 5 पे अशुभ योग की, जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो समझिए आप बार बार धोखे के शिकार होंगे, संपत्ति का नुकसान होगा। कौन सा है अशुभ वो योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव, क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है, लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई भी शुभग्रह ना हो, सदाष्टक योग बनता हो, जो बहुत ही खराब माना जाता है। जिस महिला या पुरुष की कुंडली में यह योग बनता है, बार बार किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार ऐसा व्यक्ति होता है। धोखे से उसका धन, उसकी संपत्ति छीनी जा सकती है। विपरीत लिंगी व्यक्ति इन्हें किसी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के पुष्प अर्पित करने चाहिए। बिल्वपत्र अर्पित करने चाहिए। शिव जी को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और ऐसा क्रमशः हर सोमवार को करना चाहिए, तब इस दुर्योग का समापन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का आपका पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि से सुख स्थान में सूर्य शनि बुध की स्थिति है और पंचम भाव में राहु है, छठे भाव में बृहस्पति है। कुल मिलाकर के जो योगा योग बन रहा है उसमें एक बात निकल के आ रही है कि आमदनी का कोई नया जरिया आपको मिल सकता है और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। किसी बड़े काम में आपको सफलता हासिल हो सकती है। धैर्य रखें, बिगड़े रिश्तों में भी सुधार होगा। बिगड़ते स्वास्थ्य पर ध्यान दें, योग करें। किसी लंबी यात्रा पर ना निकलें। ज़रूरतमंदों में फल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी।
कुंडली में स्थिति कौन सा अशुभ योग आपको बीमार कर सकता है, आपको संकट में डाल सकता है और आपकी उम्र घटा सकता है? आइए जानते हैं उस छठे अशुभ योग के बारे में। तो छठा अशुभ योग क्या है, कौन सा है? देखिए, चंद्रमा यदि पापग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थान अर्थात 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और लग्नेश पर पापग्रह की दृष्टि हो और वह शक्तिहीन हो तो अल्पायु योग का निर्माण होता है। कहीं भी आपके जन्म लग्न का स्वामी अगर शनि राहु केतु के साथ होगा, मंगल के साथ होगा, तो निश्चित रूप से आजीवन आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। और अगर चंद्रमा 6, 8वें 12वें स्थान में शनि राहु या केतु से संबंध बनाएगा तब भी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। चंद्र राहु अगर 6वें भाव में होगा तो आपको मानसिक बीमारी होगी। चंद्र शनि अगर 8वें भाव में होगा तो आपको बुरे स्वप्न आएंगे, आपके अंदर निगेटिविटी या हर समय नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, आप भयभीत रहेंगे, आप मतलब कि कुल की देवियां डाकनी साकनी जैसी शक्तियों से प्रभावित रहेंगे, मानसिक रोग आपके ऊपर हावी रहेगा। और इसी तरह से अगर 12वें भाव में चंद्र शनि है तो आप डिसीजन लेने में हर समय परेशान रहेंगे, मन में हर समय आपके नकारात्मक विचार रहेंगे, माता का जीवन कष्टमय रहेगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन पर हमेशा संकट कुछ न कुछ बना ही रहता है। उसकी आयु कम हो सकती है। कुंडली में बने अल्पायु योग से मुक्ति पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप 150 दिन जरूर करना चाहिए। बुरे कार्यों से दूर रहें और दान पुण्य करते रहें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि वालों का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आप जरूर जानना चाहते होंगे। चलिए जानते हैं। चलिए, आपके पंचम भाव में बृहस्पति भले मौजूद है लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। जैसे मंगल शुक्र की स्थिति, शनि बुध सूर्य की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। इसलिए अगर आप कोई व्यावसायिक बड़ी डील करना चाहते हैं तो ज़रा आज रुक जाइए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आप भावावेश में आकर के कोई गलत डिसीजन ले लें। ऑफिस में अपना स्वभाव शांत रखें, जहाँ तक हो सके खुश रहने की कोशिश करें और अपना कोई डिसीजन परिवार के ऊपर आप जबरदस्ती मत थोपिए। परिवार की उसमें सहमति हो, क्योंकि जबरदस्ती आप अगर कोई चीज़ थोप रहे हैं तो उसका परिणाम हो सकता है कि अच्छा न हो। मन को पूर्ण रूपेण शांत रखिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी के दबाव में आकर या किसी के संकोच में आकर के कहीं दस्तखत मत करिए। हनुमान मंदिर में हो सके तो सिंदूर और चमेली के तेल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं मकर राशि वालों का राशिफल। चलिए बात करते हैं आपका आज का भाग्य कितना स्ट्रांग है, ये जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अगर साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपके साझेदार के दिमाग से आपको धन लाभ होने वाला है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है श्रीमान। और यदि माता पिता से आप दूर हैं तो जल्द ही माता पिता से मुलाकात होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप अपने खान पान पर और अपने औषधि पर ध्यान रखिएगा। कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी को एक कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज आपका भाग्य कितना स्ट्रांग रहता है, सुनिए। देखो, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का जो राहु है ना,
और तृतीय भाव का बृहस्पति, कहीं आपने पुराना अगर कोई पैसा लगाया हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी में चाहे शेयर में, उससे तो लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है, लेकिन आपके वर्क प्लेस पर वाद विवाद हो सकता है, इससे बचने की जरूरत है। हाँ, आपके अपने बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपको किसी हिल स्टेशन पर, किसी ऊंचाई वाली जगह पर अभी नहीं जाना चाहिए। पैसों का लेन देन सावधानी से करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है हमारी आज के ईमेल कुंडली विजेता की। ये दिल्ली के रहने वाले हैं पंकज खन्ना, और इन्होंने हमें ईमेल किया और साथ ही अपने कुछ सवाल भी पूछे हैं। पंडित जी, इनकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। नाम पूरा है इनका पंकज खन्ना और डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1989 और टाइम है 10:27 रात का। समय है दिल्ली, स्थान है दिल्ली। सवाल है इनका कि मेरा खुद का घर कब तक होगा, क्या मैं अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। दूसरा सवाल है, नौकरी में सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, कब तक नौकरी बदल सकता हूँ, क्या सफलता मिलेगी। देखो, ऐसा है बेटा, आपका जन्म जो है मीन लग्न में हुआ है और आपकी कन्या राशि है। आपका चंद्रमा की महादशा में जन्म हुआ था। 4 वर्ष 4 महीने तक चंद्रमा की दशा थी। ये दशा आपके जीवन की सामान्य दशा थी। उसके बाद मंगल की दशा चली। मंगल आपके कुंडली में भाग्येश भी था, लेकिन 6ठे भाव में बैठा हुआ था, इसलिए 11 साल की उम्र तक आपका जीवन सामान्य रहा। 11 साल के बाद आपकी राहु की दशा शुरू हुई, जो व्यय भाव में था। 18 साल तक उसने आपको कहीं से कुछ भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं लेने दिया, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं किया, इसलिए कि कुंभ का राहु करके बृहस्पति की तरह फल देता है, इसने बुराई भी नहीं किया। तो इस तरह आप हो गए 29 साल के। और उसके बाद अब आपकी बृहस्पति की महादशा शुरू हो गई है। बृहस्पति आपके कुंडली में 2 केंद्रों का स्वामी है। केंद्राधिपतया सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च। अब ये शुभ फल देने में उदासीन बना हुआ है। अशुभ तो आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, ये गारंटी है, लेकिन शुभ जो होना चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा है। न इंक्रीमेंट हो जा रहा है, न अप्रेजल हो रहा है, न कोई अच्छी नौकरी के लिए चांस आ रहा है। और जहाँ तक घर की बात है तो आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है। अगर आप अपने नाम से कोई घर खरीदेंगे तो उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाएगी, घर बिक जाएगा, ऐसा योग होगा। तो आपको घर लेते समय अपने माता पिता के नाम से, अपने पत्नी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से घर लेना चाहिए। अगर आप अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन लेंगे तो उसमें परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। और जहाँ तक सैलरी न बढ़ने का बात है तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि अभी बृहस्पति में बुध का अंतर चल रहा है। दोनों केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हैं। आपको बिना सर्विस बदले सैलरी बढ़ने का कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, जहाँ तक मेरा विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उस 7वें और आखिरी अशुभ योग की, जो कुंडली में मौजूद होकर आपको कई परेशानियां दे सकता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, 7वें अशुभ योग के बारे में बताएं। अब देखिए, कुंडली में जब किसी भाव का स्वामी त्रिक स्थान यानी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जैसे धन स्थान की राशि मेष है और इसका स्वामी मंगल 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो धन स्थान के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिस ग्रह को लेकर भावनाशक योग बन रहा है उस ग्रह से संबंधित वार को हनुमान जी की पूजा करना चाहिए और उस ग्रह का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए अगर वो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश न हो तो। अगर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है तो उसका रत्न धारण किया जा सकता है। इन बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, देखिए, रतन का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बहुत ज़िंदगी बदल देगा। रतन हाँ 10% आपके जीवन में फर्क करता है, ये मैं मानता हूँ। अगर रत्नों से सारा दुर्योग खत्म होता और रत्नों से सारी दुनिया बदल जाती तो पूरे भारत की गरीबी में मोदी जी को गेहूं और चावल न बांटना पड़ता।
सबके घरों में रत्न बंटवा देते, इतना सामर्थ्य है, और सबकी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती, सब सुखी जीवन जीने लगते। इसलिए रत्नों का प्रभाव 5 से 10% तक जीवन में होता है। बहुत ज़्यादा रत्नों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है उत्सुक मत बनिए। आप अपने कर्म को ठीक से करिए और अपने आचरण को ठीक से रखिए, अपनी सोच को पवित्र रखिए और सकारात्मक सोचिए। माता पिता भाई बहन का सम्मान करिए, पत्नी का सम्मान करिए, परिवार के जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भरसक कोशिश करिए। इससे आपका भविष्य सुधरेगा, न कि कोई रत्न धारण करने से आपका भविष्य सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय तो राहु की स्थिति बनी हुई है, आपको भी पता है, रोज बता रहा हूँ। लेकिन आपका धन भाव में मंगल और शुक्र जो है, ये जबरदस्ती कहीं फंसा हुआ पैसा अगर आपका है तो ये दिलवा देगा। ऑफिस में आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। ज़्यादा भावुक होकर के रिश्ते ना बिगाड़ें। ज़्यादा काम काज आपके तबीयत को बिगाड़ सकती है। वाहन चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों के लिए इतनी अहम जानकारी आप लेकर आए और उनको समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।